नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूपीपीसीएल टीजी2 की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन की सीरीज चला रहे थे। ये हमारा पार्ट नंबर 16 है। इससे के पहले के पार्ट को यदि आप नहीं देख पाए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल रखा है, वहाँ से आप सब कंप्लीट वॉच कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट का न्यूमेरिकल पोर्शन वीक है, कमज़ोर है, वो इस चैनल से जुड़ें। हम निरंतर न्यूमेरिकल क्वेश्चनों की सीरीज चला रहे हैं, तो वहाँ से आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन से इम्प्रूव होने के चांसेस बहुत रहेंगे और बहुत कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा। चलिए बिना देर किए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करते हैं। आप सब स्क्रीन पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे। पहले नंबर क्वेश्चन में ये है कि एक चालक का प्रतिरोध उसकी डॉट डॉट व्युत्क्रमानुपाती होता है। कोई यदि कंडक्टर है तो उसमें जो रेजिस्टेंस होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती कौन राशि होती है। तो आप सब जानते होंगे रेजिस्टेंस का फार्मूला R इक्वल टू रो एल अपान ए होता है। यही रेजिस्टेंस है और ये रो है। रो को हम कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। एल जो है उस कंडक्टर की लंबाई है और ए जो है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो आप यहाँ से देखेंगे तो रेजिस्टेंस का रेजिस्टिविटी जिसे रो बोलते हैं, इसका रिलेशन समानुपाती का है। इसके बाद इस रेजिस्टेंस से लंबाई का देखिए तो समानुपाती का रिलेशन है, लेकिन इस रेजिस्टेंस का इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के साथ रिलेशन देखिए तो व्युत्क्रमानुपाती का है। कैसे? आर समानुपाती 1/a। तो कौन सा व्युत्क्रमानुपाती हुआ? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हुआ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करेंगे आप सब प्यारे साथियों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला सेकंड नंबर क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है प्यारे साथियों कि एक 400 केवीए 8000 बाई 200 वोल्ट ट्रांसफार्मर की द्वितीयक वाइंडिंग में 100 टर्न है। यदि ट्रांसफार्मर एक आदर्श ट्रांसफार्मर हो तो अधिकतम प्राइमरी धारा कितनी होगी। ट्रांसफार्मर की केवीए रेटिंग जो दिया गया है 400 केवीए दिया गया है और उसके वोल्टेज रेशियो का मान यहाँ पे दिया गया है और प्राइमरी और सेकेंडरी का टर्न जो है वो 100 टर्न दिया गया है। तो आपको बताना है कि प्राइमरी में करंट का मान क्या होगा। तो यदि प्राइमरी करंट या सेकेंडरी करंट निकालते हैं और केवीए रेटिंग दिया रहता है तो क्वेश्चन और इजी हो जाता है। कैसे? तो अगर मान लीजिए कि प्राइमरी करंट I1 हमको निकालनी रहे तो I1 इक्वल टू KVA अपान वोल्टेज के रेशियो की जो प्राइमरी वोल्टेज है उसको ले लेंगे। क्यों? क्योंकि हम प्राइमरी करंट को निकाल रहे हैं, तो प्राइमरी में जो वोल्टेज है उसको ले लेंगे। तो यहाँ पे प्राइमरी का वोल्टेज कितना है? 8000। याद रखिएगा, ऐसा कभी भी रेशियो देगा तो पहले जो आता है वो प्राइमरी होता है, पीछे जो रहता है बाई में रहता है वो सेकेंडरी का होता है। तो ये सेकेंडरी का यहाँ पे प्राइमरी का यहाँ वोल्टेज लिख देंगे, यहाँ से I1 निकल जाएगी। अगर I2 करंट का मान पूछता तो फिर केवीए रेटिंग रखते और इसमें हम सेकेंडरी की वोल्टेज को V2 को रख देते, तो ये हमारा I1 और I2 के मान निकल जाते। फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन प्राइमरी का पूछा है तो ऊपर वाले फार्मूले को लगाएंगे। एक बार मिटाते हैं और I1 इक्वल टू हम लिखेंगे कि KVA अपन V1 करंट V1 वोल्टेज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए केवीए रेटिंग दिया गया है कितना? 400 केवीए है। तो इसको जब किलो वोल्ट को वोल्ट में चेंज करेंगे तो किलो है तो इसको वोल्ट में चेंज करेंगे तो 1000 हो जाएगा। अपन वोल्टेज देखिए प्राइमरी का यहाँ पे दिया गया है 8000, तो यहाँ 8000 हम लिख देंगे। 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 5 40 हो जाएगा और ये एक जीरो यहाँ है तो ये 50 एम्पियर हो जाएगी प्राइमरी की करंट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है थर्ड नंबर, इसमें है कि यदि एक 8 पोल 220 वोल्ट सिंप्लेक्स लैप बाउंड वाला एक आर्मेचर 125 एम्पियर विद्युत वितरित करता है तो इसकी प्रतिपाथ
वोल्टता कितनी होगी। देखिए यहाँ पे वाइंडिंग्स बोला गया है, वाइंडिंग में दिया गया है लैप वाइंडिंग। तो लैप बाइंडिंग को आप सब प्यारे साथियों जानते होंगे, इसे हम कहते हैं समांतर बाइंडिंग। और समांतर बाइंडिंग में कह रहा है कि प्रति पाथ मतलब प्रत्येक पाथ में वोल्टेज का मान क्या होगा यदि बाइंडिंग लैप बाइंडिंग हो। तो लैप बाइंडिंग का दूसरा नाम जो होता है समांतर बाइंडिंग होती है। तो ये बताइए कि समांतर बाइंडिंग में प्रत्येक पाथ में वोल्टेज क्या होती है, सेम होती है। तो ये कह रहा है कि इसके एक पाथ में जो वोल्टेज का मान है 220 वोल्ट है, तो प्रत्येक पाथ में वोल्टेज का मान क्या होगा। तो आप सब जानते हैं कि समांतर सर्किट में वोल्टेज जो होती है वो समान होती है और करंट अलग अलग होती है। इसी के अपोजिट सीरीज सर्किट आता है, तो सीरीज सर्किट में करंट समान हो जाती है, वोल्टेज अलग अलग होता है। तो यहाँ पे लैप बाइंडिंग है, इस वजह से ये बाइंडिंग जो होगी समांतर बाइंडिंग होगी, तो फिर वोल्टेज भी वही रहेगा। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है 220 वोल्ट सिंप्लेक्स लैप बाइंडिंग, तो प्रत्येक पाथ का वोल्टेज 220 ही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 4 नंबर, 60 माइक्रो एम्पियर की धारा मिली एम्पियर में कितनी होगी। 60 माइक्रो एम्पियर की धारा दिया गया है, इसे मिली एम्पियर में बताना है कि कितना होगा। तो देखिए 60 माइक्रो, 1 माइक्रोमीटर में कितना मीटर होता है, तो 10⁻⁻6 मीटर होता है। क्लियर। और 1 मिलीमीटर का मान कितना होता है, 10⁻³ होता है। अब इसको क्या करेंगे, हल करेंगे तो 60 यहाँ लिखेंगे इंटू 10⁻⁻6, और ये -3 है ना मिलीमीटर का, ऊपर जाएगा तो ये +3 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, तो 60 इंटू 10⁻⁻, देखिए +6 है और -6 है और ये +3 है, तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब ये क्या है, -3 का मतलब है कि, और इसको खोलते हैं तो 60 अपन क्या हो जाएगा 1000। क्यों, क्योंकि ये नीचे जब जाएगा ना तो ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, और नीचे 2 0 है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। तो 2 अंक के दशमलव बाद लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0.06 हो जाएगा। 2 अंक के बाद 1 2, 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। यही चीज़ ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, 0.06 मिली एम्पियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 5 नंबर, 600 माइक्रोवेबर का चुंबकीय अविभव 1500 टर्न वाली एक क्वाइल के माध्यम से कार्य करता है और 0.5 सेकंड में उत्क्रमित मतलब रिवर्स हो जाता है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल की आवश्यकता कितनी होगी। ध्यान से इसको देखिएगा, आपको यहाँ पे टर्न दिया गया है, 1500 टर्न दिया गया है, टाइम जो है वो 0.5 सेकंड दिया गया है, और फ्लक्स का मान जो है वो 600 माइक्रोवेबर दिया गया है। तो फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ कैलकुलेट करना है, तो E = n d∅/dt होता है। अब यहाँ पे देखिए n जो है टर्न है, d∅ जो है फ्लक्स है, और dt जो है टाइम है। तो यहाँ पे टर्न का तो मान दिया गया है 1500 इंटू d∅, देखिए 600 माइक्रोवेबर है, और इसमें कह रहा है ना पॉइंट्स में कि ये इतने मतलब 0.5 सेकंड के बाद उत्क्रम हो जाती है, मतलब रिवर्स हो जाती है। तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, टोटल फॉरवर्ड प्लस रिवर्स दोनों को जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स जिक्र किया गया है। तो फॉरवर्ड में यदि 600 है तो रिवर्स में भी 600 होगा, तो कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। इंटू 10⁻⁻, माइक्रो है तो 10⁻⁻, यहाँ कुछ फॉल्ट हो गया, फिर से देखिए 10⁻⁻6 हो जाएगा। क्लियर। अपान dt टाइम कितना है, 0.5 है। अब इसी को कैलकुलेट करना है, तो देखिए अब क्या करेंगे कि ये पॉइंट अगर हटाते हैं तो ऊपर में हमको 10 लिखना पड़ेगा।
तो इसमें का 2 जीरो, इसमें का 2 जीरो और 1 जीरो, कितना हुआ 2 और 2 जीरो 4 जीरो, एक 5 जीरो। 5 जीरो जो है इस -6 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ सिर्फ -1 हो जाएगा। अब देखिए 5 से इस 15 को कटाएंगे, पंक्तियाँ 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, 12 है 3 है, बर्तियाँ 36 हो जाएगा। आई इंटू 10 टू दी पावर, इसका देखिए -1 है। अब -1 को क्या करेंगे, तो 36 अपन नीचे प्रीवियस अभी क्वेश्चन बताए उसी तरीके से नीचे 10 कर देंगे। क्यों, क्योंकि -1 है तो नीचे में 10 आएगा। अब इसमें देखिए एक अंक के बाद इसमें दशमलव लगा देंगे तो 3.6 हो जाएगा। हमने क्या निकाला, ई यानी वोल्टेज निकाला, तो इसका मात्रक वोल्ट हो जाएगा, तो 3.6 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 3.6 वोल्ट, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो 6 नंबर क्वेश्चन है कि 5 एम्पियर वाली डीसी धारा का औसत मान क्या होगा। प्यारे साथियों, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। डीसी के केस में क्या होता है कि डीसी के केस में आरएमएस मान कहिए, एवरेज मान कहिए, ये सब आपस में बराबर होते हैं, सेम ही रहते हैं। लेकिन एसी के कंडीशंस में मान परिवर्तित होता रहता है। तो डीसी के केस में जो आरएमएस मान है वही एवरेज मान रहेगा ही रहेगा। इसीलिए यहाँ 5 एम्पियर है तो फिर इसका एवरेज मान भी 5 एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, डीसी के केस में सभी मान आपस में बराबर होते हैं। अगर यह एसी से प्रश्न रहता तो फिर परिवर्तित होता। अगला जो क्वेश्चन है 7 नंबर, इसमें है कि एक 210 वोल्ट डीसी शंट 30 एम्पियर धारा लेता है और 1200 आरपीएम पर चलता है। यदि आर्मेचर और शंट क्षेत्र प्रतिरोध क्रमशः 2.5 ओम और 210 ओम हो तो शंट क्षेत्र धारा का मान कैलकुलेट कीजिए। तो देखिए यहाँ पे शंट ये मोटर है, तो शंट मोटर का कुछ कंस्ट्रक्शन ऐसे होता है। शंट मोटर के ठीक पैरेलल में यानी आर्मेचर के पैरेलल में शंट फील्ड वाइंडिंग आती है और यहाँ पर सप्लाई रहता है। तो जो इसके सप्लाई पर वोल्टेज रहता है वही आर्मेचर के एक क्रॉस भी हो जाता है और वही शंट फील्ड वाइंडिंग के एक क्रॉस भी हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो सर्किट है ये कैसा है, तो ठीक समांतर सर्किट के समान है। और समांतर सर्किट में होता क्या है कि प्रत्येक ब्रांच में वोल्टेज का मान सेम रहता है लेकिन करंट का मान अलग अलग रहता है। तो हम कह सकते हैं कि शंट फील्ड वाइंडिंग के एक क्रॉस भी वोल्टेज का मान कितना होगा, 210 होगा, और आर्मेचर के एक क्रॉस भी वोल्टेज का मान 210 होगा और सप्लाई पर 210 तो है ये है। अब देखिए, अब यहाँ से हम शंट फील्ड वाइंडिंग की करंट पूछा है तो फार्मूला जो होता है शंट फील्ड वाइंडिंग इक्वल टू शंट फील्ड वाइंडिंग के एक क्रॉस वोल्टेज बटा शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे देखिए, अभी हम आपको बताए वोल्टेज 210 ही होगा तो यहाँ पे 210 रख देंगे अपान। अब क्वेश्चन में आइए तो देखिए आर्मेचर और शंट फील्ड का प्रतिरोध, तो आर्मेचर का प्रतिरोध 2.5 ओम है और शंट फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध 210 है। तो शंट फील्ड वाइंडिंग की करंट हम निकाल रहे हैं तो शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस रखेंगे, तो यहाँ पे 210 शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ से 210 कटेगा तो 1 आएगा, यानी शंट फील्ड वाइंडिंग की करंट कितनी आई, 1 एम्पियर आई। उम्मीद करेंगे आप सब प्यारे साथियों को समझ में ये क्वेश्चन आया होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है ये बेहतरीन क्वेश्चन है, वाइंडिंग से क्वेश्चन है। कुछ स्टूडेंट की डिमांड्स आए, हमारे पास कमेंट्स आए थे कि सर ल्यूमिनस और वाइंडिंग से न्यूमेरिकल कराइए, तो इसमें हमने एक ही वाइंडिंग से क्वेश्चन रखा हुआ है। इसका नेक्स्ट पार्ट प्यारे साथियों स्पेशल वाइंडिंग्स और ल्यूमिनस से रहेंगे ही रहेंगे, बहुत जल्द उस पर हम लाएंगे। चलिए 8 नंबर जो क्वेश्चन है कि 3 कला 4 पोल 12 स्लॉट तुल्यकाली मशीन तुल्यकाली गति पर चल रही है तो स्लॉट कोण का मान बताइए। स्लॉट एंगल पूछा गया है, तो स्लॉट एंगल पूछा गया है
तो स्लॉट एंगल का फार्मूला जो होता है, स्लॉट एंगल इक्वल टू 180 इंटू पोल अपन स्लॉट हो जाता है। ये फार्मूला होता है स्लॉट एंगल इक्वल टू 180 इंटू पोल अपन स्लॉट हो जाता है। इसी में मान भरना है आपको। देखिए यहाँ पे पोल दिया गया है, 12 पोल है और 12 स्लॉट की ये तुल्यकाली मशीन है, तो आपको स्लॉट एंगल कैलकुलेट करना है। 180 ये फार्मूले का ही मान होता है, इंटू पोल कितना है, 4 पोल है, अपन स्लॉट कितना है, 12 स्लॉट है, तो यहाँ 12 रख देंगे। 4 तिहाई 12, 3 6 18 और ये 0, 60 एंगल आएगा। स्लॉट एंगल का मान कितना आया, 60 डिग्री आया। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन के फार्मूले को आप याद जरूर रखेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 9 नंबर कि निम्नलिखित में से किसे वोल्टता का स्रोत के रूप में रूपित प्रयोग किया जाता है। आप कौन सी ऐसी डिवाइस है जिसका प्रयोग वोल्टेज सोर्स के रूप में प्रयोग करते हैं। तो वोल्टेज सोर्स के रूप में हम जेनर डायोड का प्रयोग करते हैं, जिसे वोल्टेज रेगुलेटर भी कहा जाता है। तो वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, जेनर डायोड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 10 नंबर की 60 हर्ट्ज की आवृत्ति वाले किसी तंत्र का आवर्तकाल क्या होगा। अब फ्रीक्वेंसी दिया है, टाइम पीरियड पूछ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच रिलेशन होता है। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच रिलेशन क्या है, तो ये आपस में व्युत्क्रमानुपाती के रूप में होते हैं, यानी F इक्वल टू 1/T कहते हैं। अब ये फ्रीक्वेंसी का मात्रक जो होता है वो हर्ट्ज होता है या साइकिल पर सेकंड होता है, और ये टाइम पीरियड का मात्रक सेकंड होता है। तो यहाँ से जब हम टाइम निकालेंगे तो 1/F हो जाएगा। अब इसी फार्मूले को यहाँ बैठाना है, फिर से मिटाते हैं, फिर से आपको बताते हैं। T इक्वल टू 1/F हो जाएगा, तो इक्वल टू 1/60 हर्ट्ज हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, तो एक में भाग देना है, 60 से भाग जाएगा नहीं तो पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ 0 बढ़ेगा, फिर भी नहीं जाएगा तो एक 0 बढ़ाएंगे और यहाँ भी एक 0 बढ़ा देंगे। अब देखिए, अब चला जाएगा भाग, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया और 6 से एक बार में जाएगा तो 6 1 हो जाएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 6 का 36, ये 6 6 करते चला जाएगा, यानी क्या आया, 0.0166 करके आएगा। अब इसको हम क्या करेंगे कि आंसर देखिए मिली एम्पियर में कह रहा है, तो मिली एम्पियर में कहने का मतलब है कि इसमें हम 1000 से भाग दे देंगे। अब 1000 से भाग देंगे तो इसको देखिए अब क्या होगा, 0.0166 इंटू 1000 से भाग, या यहाँ पे 1000 से गुणा, क्योंकि भाग देंगे तो 10⁻³ से हमें भाग देना पड़ेगा ना। यहाँ से ध्यान से देखिएगा, इसको फिर से आपको एक्सप्लेन करते हैं। 1.666 अपन 10⁻³ से भाग दीजिए, जब यही चीज़ ऊपर जाएगी तो +3 हो जाएगा, तो फिर गुणा के ही यही टर्म आ जाएगा। अब यहाँ पे जब हम करेंगे तो 3 इसमें 0 है, तो 3 अंक के बाद ये दशमलव लग जाएगा, यानी 16.66 आएगा। अब इस संख्या को देखिए, तो दशमलव के बाद यदि 5 से ऊपर संख्या रहती है तो राउंड फिगर में उसको 1 मान लिया जाता है और अगले में जोड़ दिया जाता है। तो ये 16 है, तो इसका 1 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो गया। और मात्रक हमने किस में कन्वर्ट किया, मिली में किया, तो ये मिली, और हमने क्या निकाला है, टाइम पीरियड निकाला है, तो फिर टाइम पीरियड का मात्रक क्या होगा, सेकंड हो जाएगा, तो 17 मिली सेकंड आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में देखिए दिया गया है 17 मिली सेकंड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, वीडियो अच्छी लगे, ये हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ आप सब लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी प्लीज़ स्टूडेंट वीडियो को शेयर कीजिए। जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी चैनल पे वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे फास्ट मिल सके। तो चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।